नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीका से चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे डेली बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। तो फेज 1 और फेज 2 की तैयारी जो हम कराए हैं इस चैनल पर, उसमें बहुत सारे टीचर मित्रगण जो हैं इस बार उनका सिलेक्शन बिहार टीचर में हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के पास, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे, क्योंकि वो भी जो है इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीका से गहन तरीका से समझेंगे और अपना प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके भी भलाई हो जाएगा और खुद से खुद आपका भी भलाई हो जाएगा। ओके, तो डेली 50 प्रश्न हम लोग करते हैं इस चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों को, आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर है, यहाँ पे देखिए पहले ब्लैंक्स होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच कि सीधी जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है। बल के जो अनुप्रयोग बिंदु होता है और उसके जो रोटेशन की दूरी होती है उसके बीच की जो सीधी रेखा होती है, सीधी दूरी होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसे यहाँ पे जो हम लोग आंसर को जो टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा और आघूर्ण बराबर होता क्या है, ये भी प्रश्न आता है, सूत्र इसका पूछा जाता है कि आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी, इसे ध्यान में रखिएगा। बल गुणा दूरी जो है इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है m बराबर जो होता है FD होता है। m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर FD हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे आगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। एक अंग्रेजी दार्शनिक हो गए और एक जो हो गए चिकित्सक जिनका नाम है जॉन लॉक। इन जो दोनों व्यक्ति हैं इनके अनुसार इस ऑप्शन में से कौन सा जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो चौथा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे मत देने का अधिकार, मत देने का जो अधिकार है यह प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे, ये जो है जीवन के प्राकृतिक अधिकार पर विश्वास करते हैं, इसीलिए ये जो हो जाएंगे ये प्राकृतिक अधिकार हो जाएंगे। लेकिन जो मत देने का अधिकार है दोस्तों, ये जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो जब आ रहा होगा प्रश्न समझ में, और प्रश्न के लेवल को भी आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी किस तरह के प्रश्नों को पूछ सकता है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे तीसरे नंबर पे कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित करके रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे, 131 रखा गया है। 131 रखा गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण किया गया है वह जो भारतीय संविधान है, आर्टिकल अनुच्छेद 330, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 330 में इसके जो है अंतर्विष्ट किया गया है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा प्रश्नों को। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न करे कि बी, एक शब्द है बी, शब्द जो है किस खेल के साथ संबंधित है। बी जो शब्द है यहाँ पे ये किस खेल के साथ संबंधित है। बी के मतलब यहाँ पे बर्डी कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, बी से नहीं चल रहा है, बर्डी कर लीजिएगा कि बर्डी जो हो जाएगा ये किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है इसको हम लोग सही करेंगे, गोल्फ से रिलेटेड है। बर्डी जो हो जाएगा ये किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ खेल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, ऑल अबाउट विमन। ऑल अबाउट विमन, ये जो एक प्रकार की पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखिका जो है इसमें से कौन हो जाएगी।
तो ऑल अबाउट वीमन के जो लेखक हो जाएंगे, लेखिका, उनका नाम तस्लीमा नसरीन, ये याद कीजिएगा, इनका नाम ऑल अबाउट वीमन के जो लेखिका हो जाएगी उनका नाम तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुस्तक और उनके जो लेखक होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न एक जरूर आ रहा है, हर एग्जाम में प्रश्न जो है आ रहा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और जो तस्लीमा नसरीन है, ये जो ऑल अबाउट वीमन पुस्तक है, इसको 2002 में, कब तक, इसको 2002 में इसको प्रकाशित करिए, किसको, तो ऑल अबाउट वीमेन नामक पुस्तक को, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें जो ऑल अबाउट वीमन पुस्तक है इसमें ये बताया गया है तस्लीमा नसरीन के द्वारा कि जो महिलाएं होती है, जो महिलाओं की समस्या होती है, जैसे कह सकते हैं दहेज प्रथा से समस्या हो गया, ठीक है, उसके बाद बलात्कार से रिलेटेड हो गया, बलात्कार से रिलेटेड हो गया, उसके बाद जो सामाजिक जो समस्याएं होती है, जो पारिवारिक समस्याएं होती है, उसी का संग्रह लेकर इस जो पुस्तक है इस पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को। जो 6 नंबर प्रश्न है कि दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है। जो दो समुद्र होते हैं उनको, जो मान लीजिए एक इधर से समुद्र का पानी आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो जो दो समुद्रों के बीच जो यहाँ पे जोड़ने वाला जो जल संकीर्ण बन जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है, तो स्ट्रेट जरूर याद कीजिएगा। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट जो है एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से घटित एक संकीर्ण खंड जाना जाता है। क्या, एक संकीर्ण खंड जाना जाता है जो पानी में, जो कह सकते हैं पानी या दो समुद्रों के जो बड़े निकाय होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। कौन सा, स्ट्रेट। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न 7 पे। 7 नंबर जो प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। कौन सी गैस को छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद याद कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल को अवशोषित करके वे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है जितनी सारी, ये ऑक्सीजन के माध्यम से होती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया। बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। हंस दमयंती के जो चित्र है इसको बनाने वाले कलाकार का क्या नाम हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा के द्वारा 1889 में, कब, तो 1889 में कोलकाता में, कहाँ पे दोस्तों, तो कोलकाता में बनाया गया था। माफ कीजिएगा, कोलकाता नहीं हो जाएगा, हमने यहाँ पे कोलकाता बता दिए, ये गलत है। 1889 में बनाया गया था, एक चित्रकला को बनाया गया था, और ये जो है राजकुमारी दमयंती को चित्रित किए थे। किस पर, तो राजकुमारी दमयंती को चित्रित किए थे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 9 पे। यहाँ पे जो 9 नंबर प्रश्न है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद कराया है। बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे तीसरा कर लीजिएगा, यहाँ पे चौथा कहिएगा। दारा सिको, इनका नाम जरूर याद कीजिएगा। शाहजहां के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे उनके, तो शाहजहां के पुत्र दारा सिको ने संस्कृत सीखे और हिंदू शास्त्रियों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो इसे ध्यान में रखिएगा, दारा सिको। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध। जब पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे, अब पूछा जाता है दोस्तों कि
ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, ये किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो ये दिल्ली के सल्तनत अंतिम जो शासक थे इब्राहिम लोदी, लोदी हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध 1526 में हुआ था। जो दिल्ली के जो अंतिम शासक माने जाते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, क्योंकि बाबर के जीत के रूप में ये जो है पारंपरिक रूप से मानी जाती है। यहाँ पे बाबर का क्या हुआ था? जीत हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा प्रश्नों को। 11 बढ़ेंगे। प्रश्न करे कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर उनका नाम है। बहादुर शाह जफर, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन जो दूसरा दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। बहादुर शाह जफर कह सकते हैं या बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये मुगल सम्राट थे, भारत के जो थे मुगल सम्राट थे और राजवंश के अंतिम शासक के रूप में भी बहादुर शाह द्वितीय को जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अक्षांश रेखा जो सिक्किम से होकर गुजरती है वह निम्न में से कहाँ से गुजरेगी? बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो हम लोग ऑप्शन पहला को यहाँ पे सही करेंगे, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा, अक्षांश रेखा जो सिक्किम से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे राजस्थान सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को सही करेंगे क्योंकि सिक्किम के गंगटोक से होकर गुजरने वाली जो 27 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वह राजस्थान के अलवर से होकर गुजरती है। राजस्थान के कहाँ से होकर गुजरती है ये? तो राजस्थान के अलवर से होकर गुजरती है। प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम एक द्वीप है, शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो शिव समुद्र एक द्वीप है, इसका निर्माण जो है कावेरी नदी के तट पर किया गया है। कहाँ पे? कावेरी नदी के तट पर किया गया है। और ये जो द्वीप है ये भारत के किस राज्य में है? तो भारत के कर्नाटक, याद कीजिएगा ये कहाँ पे हो जाएगा? तो कर्नाटक के हो जाएगा। जो कर्नाटक का एक जिला है मंड्या, कर्नाटक का एक जिला है मंड्या जिला, यहीं पर जो है शिव समुद्रम द्वीप को स्थापित किया गया। किस नदी के किनारे? तो कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14। 14 प्रश्न है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन नंबर क्या होता है? वह इंग्लिश में दिया है कॉन्फ़िगरेशन नंबर, जिसकी परमाणु संख्या 20 होता है। तो आप लोग को पता होगा कैल्शियम, कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 20 होती है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम लोग बात करेंगे तो 2882 हो जाएगा। 2882 सबको जोड़िएगा ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है उस तत्व का नाम कैल्शियम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो 2882 होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 15 नंबर पे। एक बाइट जो होता है किसके बराबर होता है? एक बाइट जो है 8 बीट के बराबर होता है। देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही करेंगे, 8 बीट के बराबर होता है। और 1 किलो बाइट होता है, ये भी पूछा जाता है। जो 1 किलो बाइट होता है दोस्तों ये कितना के बराबर होता है? जो 1 किलो बाइट होता है ये 224 बाइट्स के बराबर होता है, 224 बाइट्स के बराबर होता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। मेगा बाइट भी होता है, इसके आगे गीगा बाइट भी होता है। तो ये सब आगे जो है चलता रहता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 16 पे। 16 प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम बताना है यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन को सही करेंगे, एलन ग्रीन स्पेन। एलन ग्रीन स्पेन जो थे, स्पेन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री माने जाते हैं, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री माने जाते हैं क्योंकि ये जो थे अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष रह चुके थे। कब से कब तक? तो 1987 से लेकर 2006 तक रह चुके हैं। याद रखिएगा फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में ये काम कर चुके हैं एलन ग्रीन स्पेन 1987 से लेकर 2006 ईस्वी तक। आगे बढ़ेंगे प्रश्न जो 17 है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जयदेव के द्वारा किया गया था गीत गोविंद की रचना। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 18 प्रश्न नीचे दिए गए समूह में से विषम चुनना है और विषम दिए गए में से 3 श्रेणियों जो है एक श्रेणी जो है इसमें से संबंधित नहीं है। तो हम लोग चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, मैड्रिव हो जाएगा।
ये जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा पुष्प के जो होते हैं, पुष्प जो पौधा होता है इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल पुंज, यहाँ पे याद रखिएगा पहला जो होता है बाह्य दल पुंज होता है। इसके बाद दूसरा का अगर बात करेंगे, दूसरा दल पुंज होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा दल पुंज होता है। तीसरा जो होता है पुमंग होता है। तीसरा क्या होता है, पुमंग होता है। और चौथा जो होता है जायांग होता है। चौथा क्या होता है, तो जायांग होता है। तो पौधे के जो होते हैं 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज होते हैं, पुमंग होता है और जायांग होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मेडरिप जो हो जाएगा इसमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित ये नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पे। 19 प्रश्न है कि यहाँ पे कि समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी, ये जानकारी क्या प्रदान करता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे u का, तो u जो हो जाएगा ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। u जो हो जाएगा ये क्या होगा, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक है, t तो आप लोग को पता है t समय हो जाएगा। और यहाँ पे जो a की बात करेंगे एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, ये त्वरण हो जाएगा। और v की भी बात करेंगे तो v जो हो जाएगा ये अंतिम वेग हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, तो v अंतिम वेग हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी जो यहाँ पे जानकारी दिया गया है ये किसको बताता है, तो ये वेग और समय के संबंध को व्यक्त करता है। वेग और समय के संबंध को व्यक्त करता है v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला दिया गया है सही हो रहा है। आगे बढ़िए 20 नंबर प्रश्न पे। 20 जो प्रश्न है कि पानी में डाली गई छड़ी निम्न में से किस कारण से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ी सी जो आंशिक रूप से कह सकते हैं जो पानी में डाली हुई छड़ी होती है आंशिक रूप से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये जो घटना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटना होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 21 पे। 21 नंबर जो प्रश्न है कि थार एक्सप्रेस जाती है। थार एक्सप्रेस जाती है, तो थार एक्सप्रेस जो है बता देते हैं आप लोग को, ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री रेलगाड़ी है जो पाकिस्तान से होकर कराची तक भारत में जोधपुर शहर के आसपास ये जुड़ती है। तो हम लोग तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, पाकिस्तान दिया गया है। पाकिस्तान से कराची जाती है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान जो हो जाएगा ये सही करेंगे। थार एक्सप्रेस के बारे में याद रखिएगा, थार एक्सप्रेस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री रेलगाड़ी है। ये पाकिस्तान में कराची और भारत में जो जोधपुर शहर है उसको आपस में जोड़ती है। कौन सा, तो थार एक्सप्रेस। क्लियर। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 22 नंबर पे। 22 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पानी पीने के लिए, पीने वाले पानी में डैश के रूप में किया जाता है। ब्लैंक्स यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कीटाणुनाशक। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका इस्तेमाल जो होते हैं, जो पानी में कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे आगे 24 नंबर पे। 24 प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य जो है मूल रूप से किया जाता है। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यह आप लोग जरूर याद कीजिएगा। कुचिपुड़ी जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 25 नंबर, और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। 25 जो प्रश्न है कि रैमन मैग्सेस जो पुरस्कार होते हैं ये पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस के सम्मान पे दिया जाता था। तो जब ये दिया जाता था तो ये किस देश में दिया जाता था, ये प्रश्न आया। देखिए थोड़ा सा घुमा कर ये प्रश्न को पूछ दिया गया है। रैमन जो मैग्सेस पुरस्कार है तो इसको याद कीजिएगा, ये एक प्रकार का वार्षिक पुरस्कार है। ये वर्ष में एक बार दिया जाता था। ये जो है एक प्रकार का वार्षिक पुरस्कार है। ये मलेशिया में दिया जाता था। कहाँ पे, तो मलेशिया शहर में दिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। बहुत सारे मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा, उन लोग को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा इस चैनल से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न देखेंगे आगे हम लोग 26 नंबर।
26 नंबर जो प्रश्न है, अच्छा सा देखिए प्रश्न है कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा। तीसरा ऑप्शन याद करेंगे कुतुब मीनार। तीसरा ऑप्शन याद करेंगे कुतुब मीनार। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। अलाई दरवाजा जो है दिल्ली के जो कुतुब मीनार है वहां पे स्थित है ये, ठीक है, तो ये सही करेंगे कुतुब मीनार। प्रश्न बढ़ेंगे 27 नंबर पे। 27 नंबर प्रश्न है कि किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, मेटामॉर्फिन। मेटामॉर्फिन जो है एक प्रकार की डायबिटीज की एक ओरल दवा है जिसका इस्तेमाल जो है ब्लड शुगर में किया जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए ब्लड शुगर को मेटाफॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो 27 का पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न हम लोग 28 देखेंगे। प्रश्न 28 है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्या होता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या उपस्थिति होता है? तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर जो पत्तियां होती है उसी के माध्यम से होते हैं। प्रश्न बढ़ेंगे 29 नंबर कह रहा है कि वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो बड़ी संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं वह सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे 30 नंबर देखिएगा कि जब एक एस से और एक पी में कक्षीय की संकलित किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे जो होता है देखेंगे हम लोग 180 डिग्री जो अंश होते हैं उसमें दो कक्ष प्राप्त होते हैं। मतलब 180 डिग्री में दो कक्ष प्राप्त हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट में जो है ये दोनों कक्ष प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न बढ़ेंगे 31 नंबर। 31 नंबर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करें कि एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारियां व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, औपचारिक भाषा को, जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडलिंग लैंग्वेज को, जो मॉडलिंग लैंग्वेज होते हैं ये जो है एक प्रकार की कृत्रिम भाषा है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे अगला 32। देखिए सुंदर सा प्रश्न आपके सामने 32 नंबर है। कह रहे कि विशेषताओं का उनके बाजार संरचना के अनुसार मिलान करना है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है देख लीजिएगा ध्यान से सही हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए यह दिया गया है, प्रश्न ए में दिया गया है एमसी बराबर मूल्य बताया गया है जो और बी में करे कि फर्म अधिकतम मुनाफा अर्जित करने के लिए उत्पादन निर्धारित करने की राह चलेगी। ये दोनों जो दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमको बाजार संरचना के आधार पर हमको पुष्टि करना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है ये सही हो रहा है। तो देखेंगे अगर ध्यान से तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ए में अल्पा अधिकार हो जाएगा और बी में ए का अधिकार प्रतियोगिता हो जाएगा। अल्पा अधिकार ए में जो मूल्य है और बी में जो हो जाएगा ए का अधिकार प्रतियोगिता। तो हम लोग यहाँ पे जो तीसरा हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा 33 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? जो टर्टल पेट्री होते हैं ये किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो ये जो है समुद्री हो जाता है। इसको किसको अपनाते हैं? तो समुद्री जो रंग बिरंगे कछुए होते हैं ये टर्टल के मतलब ही कछुआ होते हैं तो इसको अपनाते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है कि विशेषताओं को उनके बाजार संरचना के अनुसार, तो हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग 32 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखकर आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम तो तीसरे ऑप्शन को सही किए हैं लेकिन हमारे अनुसार अब लग रहा है कि ऑप्शन जो यहाँ पे पहला दिया गया है, ये ऑप्शन जो पहला है दोस्तों ये हमको लग रहा है कि ये सही हो जाएगा। पहला में जो विशुद्ध प्रतियोगिता दिया गया है और विशुद्ध एकाधिकार दिया गया है इसलिए यहाँ पे पहला सही हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखकर कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर कौन सा सही हो रहा है। पहला हमारे ख्याल से यहाँ पे जो पहला दिया गया है ये सही हो जाएगा। क्या होगा? ये पहला सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 हो गया। 34 नंबर देखेंगे। 34 प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पे? कर्नाटक हो जाएगा। देखिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न 35 पर कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र हो जाएगा बंगाल बजट हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा।
आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 36 प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? किस राज्य का? तो गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन चौथा हम लोग सही करेंगे, कितना है? तो 1214.7 किलोमीटर, याद रखिएगा इसको। 1214.7 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। सबसे ज्यादा किसका? गुजरात का है। 37 प्रश्न है कि लंदन की राजधानी क्या है? तो लंदन की राजधानी ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑप्शन चौथा सही करिएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न 38 है कि एडोल्फ हिटलर डैश थे। एडोल्फ हिटलर जो थे ये डैश थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। एडोल्फ जो हिटलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 39 है, बाबर जो है ये किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। बाबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। 40 देखिए प्रश्न करें कि जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया? जेबी डनलप जो थे ये किसका आविष्कार किए थे? तो न्यूमेटिक रबर टायर का इस्तेमाल किए थे। किसका आविष्कार किए थे? तो न्यूमेटिक रबर टायर का जो किए थे, क्या किए थे? इसका आविष्कार किए थे। प्रश्न बढ़ेंगे 41 का रहा है, ध्यान से। न्यूटन का पहला नियम डस्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का पहला गति नियम, और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए गए हैं। पहला गति नियम, दूसरा नियम और तीसरे गति नियम को प्रस्तुत किए हैं। 42 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 43 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है, कुछ मामले में जैसे काम हुआ, शिक्षा हुआ, जो सार्वजनिक सहायता प्रदान किया जाता है, उसका अधिकार किससे संबंधित है? तो राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं, भाग 4, भाग कितना? तो भाग 4 याद कीजिएगा। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। भाग 4 है, चौथे के अंतर्गत जो अनुच्छेद 41 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो दूसरा सही हो रहा है। 44 देखिए प्रश्न यहाँ पे आ गया कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी कितना बनेगा? तो आप लोग एक फार्मूला फोकस दूरी बराबर आप लोग पढ़े हैं दोस्तों कि 1/f बराबर 1/v बराबर 1/में यू होता है। क्या होता है? यू होता है। तो यहाँ पे जो यू का मान कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर वस्तु दूरी है, तो यहाँ पे हम लोग -30 सेंटीमीटर करेंगे। इसके बाद एफ का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग के पास उतना आप लोग को फार्मूला हम बताइए दिए हैं, यहाँ पे आप लोग फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1/में एफ बराबर 1/v बराबर 1/में यू, और यहाँ पे जो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग बना लेंगे तो आप लोग सही कर लीजिएगा प्रश्न को। और 45 नंबर देख लीजिए, प्रश्न निम्न में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से हाइड्रा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन पहला हम लोग सही करेंगे। तो आज हम लोग 45 प्रश्न ही रखते हैं, कल हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे। और कल की जो आपकी क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कल प्रश्न आप लोगों के लिए धुआंधार प्रश्न ला रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।